नमस्कार साथियों, गुरुपथ बायोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4 बायोलॉजी का कक्षा 12 और 12 का जो चैप्टर नंबर था लेसन 4 वो आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास शायद लंबी भी हो सकती है क्योंकि आज हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे जो अधिकतर एग्जाम बोर्ड के अंदर पूछी जाती है और इसके साथ में ओल्ड बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी मैं बताऊंगा आपको और नीट के भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और हल भी करवाऊंगा। ठीक है ना, तो आज की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सबसे पहले तो, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है कि जीन या गुणसूत्र के आनुवंशिक पदार्थ में अचानक होने वाले परिवर्तन जो वंशानुगत हो जाते हैं उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। मान लो कि ये गुणसूत्र है या जीन है इसके अंदर, तो इस जीन के अंदर या फिर इस गुणसूत्र के अंदर क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान इधर वाला टुकड़ा जी गुणसूत्र का इधर का टुकड़ा टूट करके इसके साथ में जुड़ जाता है और इधर वाला इसके साथ में जुड़ जाता है, तब हम इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये एक प्रक्रिया उत्परिवर्तन को दर्शाता है। तो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ठीक है ना। और म्यूटेशन से क्या होता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों बदल जाते हैं। भाई म्यूटेशन होगा तो जीनोटाइप और फिनोटाइप तो बदलना ही है वैसे। और अगर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखोगे, उत्परिवर्तन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनको उत्परिवर्तन जन कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? उत्परिवर्तन जन कहते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखोगे। उत्परिवर्तन लाभदायक भी है, हानिकारक है, दोनों प्रकार का हो सकता है। उत्परिवर्तन जो होता है वो लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। लाभदायक इसलिए है क्योंकि इसमें नए लक्षणों को देखने को मिलता है, और हानिकारक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कहने का मतलब है कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए ये हानिकारक है। अब देखो, रिकॉम्बिनेंट या पुनर्संयोजन के अलावा म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन दूसरी प्रक्रिया जो डीएनए के अंदर क्या लाती है, बदलाव लाती है। ये भी ध्यान रखोगे। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज कौन कौन सी है? एक तो म्यूटेशन शब्द किसने दिया, ये ध्यान रखोगे। अब देखो, उत्परिवर्तन जन कौन से हैं? ठीक है ना, उत्परिवर्तन निम्न कारणों से उत्पन्न होता है। सबसे पहले भौतिक कारक है, दूसरे रासायनिक कारक है। भौतिक कारक विभिन्न प्रकार की किरणें, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें हो गई, एक्सरे किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई, ये भौतिक कारक हो गए। ठीक है। रासायनिक कारक में देखो, बहुत से रसायन जो कोशिका में परिवर्तन लाते हैं, जैसे नाइट्रस अम्ल हो गए, नशीले पदार्थ हो गए, ये क्या करते हैं? उत्परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारक होते हैं। अब देखो उत्परिवर्तन के प्रकार, इसको अच्छी तरह से रट लेना भाई। मैं इसको डबल स्टार दे रहा हूं आपको, यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है उत्परिवर्तन के प्रकार में से। ठीक है ना, और इसका है ना, उत्परिवर्तन के प्रकार में हम विशेष तौर से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन को हम 5वें चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, सबसे पहले पढ़ते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। देखो, जीन में एक नाइट्रोजनी सार के स्थान पर दूसरा नाइट्रोजनी सार आ जाने के कारण नाइट्रोजनी सार का क्रम बदल जाता है, जिससे जीनों में असामान्यताएं उत्पन्न हो जाती है। इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। समझना कि जीन के अंदर क्या है, जैसे मान लो ये जीन है, ये एक जीन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजनी सार है, सॉरी, ये एक जीन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजनी सार है। मान लो यहाँ पर एक यू नाइट्रोजनी सार है और यहाँ पर एक नाइट्रोजनी सार है ए। तो इस एक नाइट्रोजनी सार के स्थान पर अगर यू नाइट्रोजनी सार आ जाता है, यानी यू तो रहता ही है, और इस ए की जगह कोई दूसरा नाइट्रोजनी सार आ जाता है, तो इसकी संरचना क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है ना, तो याद रखोगे, इसको हम बोलेंगे बिंदु उत्परिवर्तन, यानी कि नाइट्रोजनी सार का क्या होता है? क्रम बदल जाता है। और इसका एग्जाम्पल विशेष तौर से आप याद रखोगे, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल इसका विशेष तौर से आपको याद रखना है। चलो, इसके बाद में फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। देखो, इसमें क्या होता है? इस प्रकार के उत्परिवर्तन में नाइट्रोजनी सार की या तो अधिकता हो जाएगी या कमी हो जाएगी। यानी कि ये जीन है, इसके अंदर या तो नाइट्रोजनी सार बढ़ जाएगा या नाइट्रोजन सार की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिससे जीनों के कोडोन या त्रिक बदल जाते हैं, जिससे कोडोन या त्रिक बदल जाते हैं। अब मैं आपको 5वें चैप्टर के अंदर एक छोटी सी चीज दे रखी है, मैं वो बताता हूँ, जो यहाँ पर है ना, वो एग्जाम्पल, मतलब कहने का मतलब वो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल वहां पर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से पढ़ना है आपको कि बिंदु उत्परिवर्तन का एक प्रतिशिष्ट उदाहरण बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के जीन में एक सार युग्म में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अमीनो अम्ल के अवशिष्ट ग्लूटामेन से वेलिन में बदल जाते हैं। इसका परिणाम स्वरूप होने वाला रोग को दातर कोशिका सुरक्तता या अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया, मैंने अभी बताया था SCA, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। यानी कि बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होने वाला रोग कौन सा? सिकल सेल एनीमिया। अब ये क्या है? ग्लूटामेन वेलिन। ये अभी सिकल सेल एनीमिया जब मैं पढ़ूंगा उसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या है। इसमें है कि बिंदु उत्परिवर्तन के कारण संरचनात्मक जीन में एक सार के प्रवेश या विलोपन के बारे में नीचे दिए गए साधारण उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस प्रकार के कथन पर ध्यान दो जो निम्न शब्दों से बना है, जिसमें 3 वर्ण है, अनुवांशिक कोड की तरह है। देखो, ये मान लो कि ये 3 वर्ण है, ये नाइट्रोजनी सार है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मानना कि राम हैज रेड कैप,
यदि हेज व रेड के बीच में बी अक्षर को डाल दिया जाए तो कथन को पुनर्योजित किया जाए तो इसे निम्नलिखित पढ़ा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है इस पूरी की पूरी श्रृंखला के अंदर हमने कहीं बी डाल दिया, बी एक नाइट्रोजन क्षार को डाल दिया। अब जैसे यहाँ पर डाला तो क्या बन गया, राम हेज BRE बन गया DCAP, यानी कि ये एक नाइट्रोजन क्षार आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। और बिंदु उत्परिवर्तन में यही तो है कि क्रम बदल रहा है। क्या बदल रहा है? क्रम बदल गया। यहाँ से यहाँ पर देखो क्रम बदल गया। यहाँ हेज और केप का क्रम सेम है, यानी कि यहाँ हेज का हेज रह गया, लेकिन हेज और रेड के बीच में क्या आ गया, बी आ गया। तो बी आते ही क्या हो गया, यहाँ का क्रम चेंज हो गया। ठीक इसी तरह से उसी जगह पर, ठीक है, इसी तरह से उसी जगह पर हो अक्षर जो से बी अब निम्न पढ़ा जाएगी, यानी बी के साथ में आई आ गया, और क्या आ गया, आई आ गया। तो बी के साथ में आई को और जोड़ दिया गया, तो ये श्रृंखला फिर बड़ी हो रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इतना सा एग्जाम्पल किसको दर्शा रहा है, ये एग्जाम्पल दर्शा रहा है आपको बिंदु उत्परिवर्तन को, पॉइंट म्यूटेशन को। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब ये लाइन है, ये लाइन पढ़ो आप, इसको समझना आपको कि राम हेज बिग रेड कैप। उपयुक्त अभ्यास को रेड अक्षरों के एक के बाद एक विलोपित करके दोहरा सकते हैं, तो ये त्रिक अक्षरों का वाक्य बनेगा। यानी कि कहने का मतलब है इसको एक अक्षरों को हटा देते हैं हम। जैसे अब की बार हमने इसमें से किसको हटा दिया था कि राम, तो राम को हेज जैसा रखा, हेज को हेज जैसा रखा था। यहाँ पर हमने किसको हटा दिया था, हाँ, हमने इस बिग और आर को हटा दिया था। तो यहाँ पर देखो क्या बचा, EDC बन गया, EDC बन गया, और फिर क्या बना, AP बना। तो यहाँ पर क्या कर दिया, विलोप कर दिया। क्या कर दिया, विलोप कर दिया। जबकि इस ऊपर वाले में हमने क्या किया था, इसमें हमने एक नाइट्रोजन क्षार को जोड़ा था। तो जोड़ते हैं तब तो बोलेंगे बिंदु उत्परिवर्तन, और अगर विलोप हो जाता है तो इसको बोलेंगे हम फ्रेम शिफ्ट। क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट। यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त अभ्यास से निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है, एक या दो सारों के निवेशन या विलोपन से निवेश या विलोपन बिंदु के पढ़ने के प्राधार, यानी कि रीडिंग फ्रेम में परिवर्तन आता है। तो इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। ये अपनी एनसीईआरटी की लाइनें हैं। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गए। और ये क्वेश्चन भी आगे रखा है, 2 बार पूछा, 2026 के अंदर भी पूछा है, 2024 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। सेम क्वेश्चन है, देखो, डीएनए के सार युग्मों के विलोपन सम्मिलन से उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। विलोपन में क्या होगा, किसको बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन को विलोपन बोलेंगे, इसी में विलोपन होता है। और या फिर लिखा डीएनए के सार युग्मों के घटने बढ़ने से उत्परिवर्तन होता है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। हिंदी की लैंग्वेज में चेंज आया, लेकिन इंग्लिश की लैंग्वेज देखो दोनों सेम टू सेम है। तो कहने का मतलब है कि प्रश्न पूछा गया और इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब है वंशावली विश्लेषण, कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, राजस्थान बोर्ड वालों के लिए कोई इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक कोई पूछा नहीं गया। किसी प्रजाति की कई पीढ़ियों तक उसमें उपस्थित आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करना वंशावली विश्लेषण कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसमें आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं। वंशावली विश्लेषण द्वारा मानव में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक रोगों, लक्षणों, असामान्यता आदि का पता लगाया जा सकता है। सीधी सीधी बात है। पेडिग्री क्या होती है, मतलब मनुष्य के ऊपर वैज्ञानिक प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन काल लंबा होता है, तो उसके अंदर असामान्यता, रोगों या किसी प्रकार की बीमारी है तो उसका पता लगाने के लिए उसमें क्या किया जाएगा, उसकी वंशावली विश्लेषण तैयार की जाएगी। आगे बात समझो, पीढ़ियां तैयार की जाएगी। जैसे मान लो कि ये एक नर है, ये एक मादा हो गई, ये दोनों सामान्य है, इनका जो पुत्र हुआ था, ये रोगी निकल गया। कैसे रोगी निकल गया, रोगी अब इस पुत्र का विवाह एक सामान्य महिला से हो गया, मान लो सामान्य महिला से हो गया, तो अब इनके जो मान लो पुत्री होगी या पुत्र होगा, उनके अंदर ये रोग होने की संभावना है कि नहीं है। इस प्रकार इनका क्या ज्ञात किया जाएगा, वंशावली विश्लेषण तैयार किया जाता है। आगे बात समझो, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न प्रतीकों को समझाइए। ये जो प्रतीक है ये नर को प्रदर्शित करता है, ये राउंड वाला मादा को प्रदर्शित करता है, और ये जो वाला है ये लिंग का उल्लेख नहीं है। तो ये ध्यान रखो कि ये पहचान माने चाहिए, ये नर है, ये मादा है, ये क्या है। अब अगर ये तीनों रेड में हो तो प्रभावित व्यक्ति है, यानी कि ये रोग से प्रभावित है। और अगर ये दोनों नर और मादा आपस में एक पतली सी लाइन द्वारा जुड़े होते हैं तो मैथुन क्रिया इनके मध्य, और अगर डबल लाइन से जुड़े होते हैं तो इनके मध्य, यानी कि सम रक्त मैथुन को दर्शाते हैं, अर्थात रिश्तेदारों के बीच में मैथुन की क्रिया है। फिर इसके बाद में ये संतान हो गई, ये ऊपर जनक हो गया, नीचे संतान वाला हो गया, जनक ऊपर और संतति नीचे हो गए, और नीचे ये ऊपर फिर जनक हो गया, और नीचे ये प्रभावित संतति है, ध्यान रखोगे, प्रभावित रोग है। ठीक है ना। और अगर इस प्रकार की है जिसमें मैंने बताया था लिंग का उल्लेख नहीं है और इसमें 5 लिखा होता है, इसका मतलब है 5 प्रभावहीन संतति। यहाँ पर 5 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से कोई क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड नहीं पूछेगा। ठीक है, आनुवंशिक विकार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको वेरी मोस्ट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आगे बात समझिए, यहाँ से जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिक विकार क्या होते हैं, वे विकार या रोग जो जीन या क्रोमोसोम गुणसूत्र में परिवर्तन होने से के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत रूप से स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें आनुवंशिक रोग कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे पिता के अंदर कोई रोग था,
उसका विवाह सामान्य महिला से हुआ था, ठीक है? फिर इसी पिता के कारण मान लेना आपको कि ये रोग किसमें, नारी में आ गया, नारी से उसके पति में, मतलब उसके पुत्रों में आ गया, ठीक है? तो कहने का मतलब ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। आगे बात समझो। जैसे मान लो कि एक रोगी है, उसका एक महिला रोगी है, इसका विवाह सामान्य पुरुष से हुआ, ठीक है? इसके जो संतान हुई थी, जैसे मान लो एक नर हुआ, एक मादा हो गई। आगे बात समझे, ये मादा को प्रतिष्ठित करेगा, ये नर को प्रतिष्ठित करेगा। आगे बात समझे। अब इस नर को वापस रोग हो गया, अब इसका विवाह एक सामान्य महिला से हो गया, तो फिर इनके जो संतान हुई उसमें से मान लो कि फिर से लड़के को ये रोग हो गया, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग हो गया। देखो, आनुवंशिक विकार को दो प्रकार होते हैं, आनुवंशिक विकार को दो भागों में बांटा गया। एक तो हो गया मेंडलीय विकार, जो मेंडल ने बताए थे वो वाले, और दूसरा हो गया गुणसूत्री विकार। यानी कि मेंडलीय विकार को जीन विकार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अंदर ज्यादातर किसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, जीन के अंदर। जबकि इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, किसके अंदर देखने को मिलेगा, गुणसूत्र के अंदर। जीन मेंडेलिया विकार में देखो हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, ये रोग बढ़ेंगे। जबकि गुणसूत्री विकार में डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये 3 रोग यहाँ पर बढ़ेंगे। एक एक रोग के बारे में पढ़ते हैं, आराम से समझते हैं, ठीक है? चलो, देखो, सबसे पहले पड़ता है हीमोफीलिया। ये एक प्रकार का लिंग सहलगन अप्रभावी रोग है। लिंग सहलगन अप्रभावी का मतलब हो गया कि लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, कि नर के अंदर लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होता है और मादा के अंदर लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, एक्स एक्स होता है। अब इसमें से ये सिर्फ किस में मिलेगा, एक्स गुणसूत्र पर मिलेगा। तो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। सामान्य नर व मादा में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनते हैं। ध्यान से सुनना, ये मान लो एक्स एक्स गुणसूत्र मादा के हैं और ये एक्स वाई गुणसूत्र किसके हैं, नर के हैं। अब इस एक्स गुणसूत्र के पास में यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर भी दोनों दोनों एक्स गुणसूत्र होगी, तो इनके पास में यहाँ पर एक जीन है। ये जीन क्या कर रहा है, ये थ्रोम्बोकाइनेज बना रहा है, और थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर रहा है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। यहाँ पर आ गया समझे। और अगर नर की बात करते हैं, तो नर में भी देखो यहाँ पर ये जीन है, और ये जीन क्या कर रहा है, यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज बना रहा है। क्योंकि वाई है ना, वाई छोटा गुणसूत्र होता है, इसके पास में ये जीन नहीं पाया जाता जो थ्रोम्बोकाइनेज वाला। तो नर के अंदर केवल एक्स गुणसूत्र उपस्थित होगा, ठीक है? अब इस गुणसूत्र के अंदर देखो, ये जो जीन बनाने वाला, ये जो जीन है, ये जीन इस गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित है, इसके अंदर हो गया म्यूटेशन। क्या हो गया, म्यूटेशन। किसके अंदर, मादा के अंदर। ध्यान से सुनोगे, अब मादा के अंदर म्यूटेशन हो गया, मान लो यहाँ म्यूटेशन हो गया, तो यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज नहीं बनेगा, क्योंकि जीन के अंदर उत्परिवर्तन हो गया। जीन के अंदर उत्परिवर्तन होने के कारण थ्रोम्बोकाइनेज नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये एक एक्स गुणसूत्र तो थ्रोम्बोकाइनेज यहाँ पर नहीं बनाएगा, लेकिन दूसरा वाला तो बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि मादा के अंदर क्या होगा, मादा के अंदर एक गुणसूत्र तो एक एक्स गुणसूत्र तो थ्रोम्बोकाइनेज बनाएगा, जबकि दूसरा वाला नहीं बनाएगा। इसलिए जो मादा होती है ना, वो क्या होगी, वो वाहक होगी। क्या होगी, वाहक होगी, यानी कि रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करेगी। देखो, ये एक्स तो क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज बनाएगा, ये वाला नहीं बनाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है? लेकिन यहाँ पर नर की स्थिति में देखो, नर के अंदर मान लो ये एक्स गुणसूत्र पर जो जीन मिल रहा है, ये थ्रोम्बोकाइनेज बना रहा है, और थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर रहा है, रक्त का थक्का बना रहा है। अब मान लो इसी एक्स गुणसूत्र के अंदर हो गया म्यूटेशन, जहां पर वो जीन है कौन सा, जो थ्रोम्बोकाइनेज बनाने वाला। अब उसके अंदर गड़बड़ हो गई, तो वो थ्रोम्बोकाइनेज नहीं बनेगा। थ्रोम्बोकाइनेज जब नहीं बनेगा, तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जिससे व्यक्ति कैसा होगा, रोगी होगा, जिससे उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, ठीक है ना? आगे बात समझ, तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। चलो, अब देख लो आराम से, ठीक है? लेकिन इस विकार के कारण रक्त में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम नहीं बन पाता है, जिससे एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एक प्रकार का प्रोटीन है, ये प्रभावित हो गया। इससे चोटग्रस्त व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, और अत्यधिक रक्त स्त्राव होने के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस रोग में नारी क्या होगी, वाहक होगा, नर क्या होगा, रोगी होगा। इसे ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ये पॉइंट याद रखोगे। और सबसे पहले किसमें देखा गया था, महारानी विक्टोरिया में, जो इस रोग की क्या थी, वाहक थी, ठीक है? अब मोस्ट इंपोर्टेंट, सामान्य नर जो होता है वो एक्स वाई होता है, रोगी जो नर होता है एक्स, इसके ऊपर यहाँ पर मान लो एच से दर्शाते हैं, इस एच का मतलब हो गया हीमोफीलिया, और फिर वाई से प्रदर्शित करते हैं। सामान्य मादा एक्स एक्स, और जो वाहक मादा होती है ये वाली होती है। आगे बात समझ, ये सारी चीज। अब सेम टू सेम ये आपको किस में देखने को मिलेगा, सिकल सेल एनीमिया में, वर्णांधता के अंदर, ये सब में देखने को मिलेगा, ठीक है? चलो, अब पढ़ते हैं वर्णांधता। देखो, ये एक प्रकार का लिंग सहलगन अप्रभावी रोग है, सेम टू सेम उसके जैसा ही है। ये भी किस पर मिलेगा, एक्स गुणसूत्र पर मिलेगा। सामान्य व्यक्ति या महिलाओं की आंखों में, देखो सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, उस महिला होती है, उसकी आंखों के अंदर रेटिना में लाल वे जो रेटिना की कोशिका होती है, उनके अंदर कुछ एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है, जो लाल वे हरे रंग की पहचान करने के लिए सहायक होता है। यानी कि वो जीन जो प्रोटीन बनाएगा, वो लाल वे हरे रंग की पहचान करेगा। और
ये किसमें मिलेगा? शंकु कोशिकाओं में मिलेगा। अब इन शंकु कोशिकाओं का जो जीन होता है उसमें उत्परिवर्तन हो जाएगा। उत्परिवर्तन हो जाएगा तो व्यक्ति कौन सा रंग नहीं पहचान पाएगा? वो लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। भारत में ध्यान रखोगे ये 8% पुरुषों में और 0.4% में महिलाओं में ये रोग पाया जाता है। इसमें भी नर क्या होगा? रोगी होगा, नारी क्या होगी? वाहक होती है। अब सेम टू सेम जो हीमोफीलिया के अंदर हमने देखा था वैसा का वैसा सामान्य नर एक्स वाई होगा। अब सामान्य रोगी जो होगा वो एक्स और सी का मतलब कलर हो गया इसके ऊपर वाई, और सामान्य मादा एक्स एक्स, और वाहक जो मादा होगी वो ये वाली हो गई। ठीक है। 2025 सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर और 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, लिंग संलग्न अप्रभावी विकार जिसमें व्यक्ति लाल व हरे रंग का विभेद नहीं कर पाता वो कौन सा हो गया? वर्णांधता हो गया। कौन सा हो गया? वर्णांधता हो गया। और इसके बाद में यह भी क्वेश्चन पूछा गया, सिकल सेल एनीमिया रोग का कारण अभी 2024 वाले पेपर के अंदर पूछा गया था, और सिकल सेल एनीमिया अब आराम से पढ़ेंगे। ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया। अब ध्यान से सुनना, यह अलिंगी गुणसूत्र सहलग्न अप्रभावी, अब की बार अलिंगी आ गया, यानी कि एक्स वाई और एक्स एक्स गुणसूत्र को, यानी कि 23वें जोड़े गुणसूत्र को छोड़ दो, बाकी जितने भी गुणसूत्र हैं उनके अंदर यह मिलेगा। तो अलिंगी गुणसूत्र सहलग्न अप्रभावी रोग है। ये जनकों से संतान में तभी प्रवेश करेगा जब दोनों जनकों के जीन वाहक होंगे। देखो उसमें अभी तक जो भी पढ़ा था हमने हीमोफीलिया वर्णांधता के अंदर ये लाइन नहीं पढ़ी थी कि दोनों जनक वाहक होंगे, लेकिन वहां पर केवल नारी वाहक थी, यहाँ पर दोनों जनक। कहने का मतलब है कि ये अलिंगी गुणसूत्र सहलग्न अप्रभावी रोग है। कहने का मतलब किस पर मिलेगा? ये एक्स गुणसूत्रों के ऊपर मिलेगा। अब मान लो कि अगर ये मादा है, जैसे मान लो ये मादा है, ये मादा के गुणसूत्र है, और मादा के एक्स गुणसूत्र के ऊपर SCA सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पर जो जीन है वो है सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न करने वाला जीन है, जबकि इस दूसरे वाले गुणसूत्र के ऊपर नहीं है। ठीक है ना, जबकि नर के अंदर भी सेम टू सेम एक्स और एक्स गुणसूत्र मिलेंगे। ठीक है, एलिंग गुणसूत्र तो एक्स एक्स ही मिलेंगे। यहाँ पर भी क्या SCA होगा, SCA मान लो जीन है। तो अब इन दोनों के अंदर क्या होगा? जब भी निषेचन की क्रिया होगी तो ये जो नई संतान बनेगी इसके अंदर ये गुणसूत्र जाएगा, तो वहां पर ये नई संतान के अंदर क्या उत्पन्न करेगा? रोग उत्पन्न करेगा। नहीं समझ में आया? चलो मैं बता दूंगा वापस। ठीक है ना, तो दोनों जनकों के में जीन वाहक होंगे। इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना में बदलाव आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस रोग का नियंत्रण करने वाले एलिल का एक जोड़ा HB हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन S करता है। ध्यान रखोगे। ठीक है ना, ये दो हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन B ये रोग का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के पहले स्थान पर वेलिन व छठे स्थान पर ग्लूटामिन अम्ल पाए जाते हैं, जिनका कोडोन GAG और GUG आता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखोगे। हीमोग्लोबिन की आणविक बीटा ग्लोबिन संरचना, हीमोग्लोबिन में तुम्हें पता है कि दो तो एल्फा संरचना मिलती है, दो बीटा संरचना मिलती है। तो इस बीटा संरचना की बात, इस बीटा संरचना में ये बीटा संरचना जो होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, और इस प्रोटीन को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अब ध्यान से सुनो, ये अमीनो अम्ल कौन से हैं? मान लो कि ये 1 नंबर पर वेलिन आता है, ये जिसका कोडोन है GAG। ये GAG GUG क्या है? तो ये GAG GUG अगले चैप्टर के अंदर समझ में आएगा, लेकिन अभी तो ये GAG क्या है? GAG एक नाइट्रोजनी क्षार है, यानी कि मान लो कि GAG एक नाइट्रोजनी क्षार है, त्रिक कोडोन है, जो किसको, कौन से अमीनो अम्ल को पकड़ करके लाता है? वेलिन नामक अमीनो अम्ल को पकड़ कर लाता है। ठीक है, अब छठे नंबर पर क्या मिल रहा है? GUG। ये किसको पकड़ कर लाएगा? ये ग्लूटामिक अम्ल को पकड़ करके लाएगा। यानी कि इस संरचना को बनाने के लिए यहाँ पर अलग कोडोन मिलेंगे, यहाँ पर अलग कोडोन मिलेंगे। ये अलग कोडोन है जो अलग अमीनो अम्ल को पकड़ करके लाते हैं, ये अलग कोडोन है जो अलग अमीनो अम्ल को पकड़ करके लाते हैं। इस प्रकार की प्रोसेसिंग होती है। पर ध्यान रखना, अब होता क्या है, इस ए की जगह ये जो यू है, ये इस यू की जगह क्या आ जाता है? ए आ जाता है। क्या आ जाता है? ए आ जाता है। किसके कारण? उत्परिवर्तन के कारण। तो अब बताओ मेरे को, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप कहोगे कि GAG है, और यहाँ पर भी क्या है? या GUG है। तो अब इस यू की जगह क्या आ गया? GAG आ गया, ए आ गया। तो आ गया, तो ये वेलिन 1 नंबर पर भी है, और ये वेलिन कितने नंबर पर भी आएगा? 6 नंबर पर भी आएगा। तो ये संरचना क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो देखो पहले जो संरचना होती है ना वो कैसी होती है? वो किस टाइप की होती है? तो वो द्वि अवतल बिंब के आकार की संरचना होती है। ये द्वि अवतल बिंब के आकार की संरचना होती है जो आरबीसी की सामान्य संरचना होती है। लेकिन जब इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? उत्परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये संरचना किस टाइप की हो जाएगी? ये सिकल सेल एनीमिया यानी कि हंसियाकार हो जाती है। किस प्रकार की हो जाती है? हंसिया के आकार की हो जाती है। आगे बात समझे? तो यही है इसके कारण। तो ध्यान रखोगे, जब इसमें उत्परिवर्तन होता है तो छठे स्थान पर पाए जाने वाले कोडोन GUG के स्थान पर क्या जाएगा? GAG, यानी इस यू के स्थान पर कौन आ गया? ए आ गया, का प्रतिस्थापन हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी की संरचना द्वि अवतल बिंब से बदल करके हंसियाकार हो जाती है। इस रोग को हंसियाकार रोग भी कहते हैं। ये हो गया सिकल सेल एनीमिया कंप्लीट। अब देखो ये क्या है? दोनों एक्स गुणसूत्र, यहाँ पर ए मिल रहा है, HB ए मिल रहा है, और यहाँ पर मान लो HBS मिल रहा है। यहाँ पर HBS आ गया, मतलब ये वाहक हो गया। ठीक है ना,
ये दोनों क्या सामान्य हो गए और ये दोनों क्या हो गए एचबीएस रोग की होगी। अब मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ और इसी का प्रश्न 2024 के अंदर सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन पूछा गया है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, इस पंक्ति को समझना है कि दोनों जीन क्या होंगे, वाहक होंगे। ठीक है, दोनों जीन क्या होंगे, वाहक होंगे। अब यहां से समझो, मैं आपको ये खाली जगह मिल रही है जहां पर समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो या देखो, या मैं, हाँ चलो यहाँ कर देते हैं, या मैं लिख रहा हूँ नर और या मैंने लिख दी मादा। अब नर क्या, एक्स गुणसूत्र, क्योंकि अलिंगी गुणसूत्रों पे मिलेगा, मादा के अंदर भी अलिंगी गुणसूत्र होंगे। ठीक है, ये दोनों मैंने लिख दिए। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर मिल रहा है हमें एच बी ए और यहाँ पर मिल रहा है हमें एच बी ए, दोनों जगह एच बी मिल रहे। अब यहाँ पर क्या है, एच बी एस, यहाँ पर क्या है एच बी एस। अब एच बी एस का मतलब क्या हुआ, ये वो जीन है, ये वो जीन है जिसके वैलेंट, जिसके छठे गुणसूत्र में बदलाव हुआ, जबकि इसके छठे गुणसूत्र में बदलाव नहीं हुआ, तो ये आरबीसी की संरचना को कैसा रखेगा, सामान्य रखेगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, जब इनके संतान उत्पन्न होगी तो संतान के अंदर कौन सी संतान, उस संतान के अंदर ये जीन, ये गुणसूत्र भी जाएगा, ये गुणसूत्र भी जाएगा। तो गुणसूत्र ये दोनों जाएंगे तो क्या बनेंगे, एच बी एक्स गुणसूत्र एच बी एस, और दूसरा गुणसूत्र भी क्या बन जाएगा, एच बी एस वाला बनेगा। ये दोनों गुणसूत्र उसमें प्रवेश करेंगे और ये दोनों गुणसूत्र किसको प्रदर्शित करते हैं, रोगी को। तो यानी कि ये दोनों गुणसूत्र जाएंगे जिस जिस नर के पास, जिस नर या मादा में जाएंगे उसको ये क्या करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे। आगे बात समझ रहे हैं? तो ये देखो, ये दोनों ही इसके अंदर क्या होते हैं, वाहक होते हैं। ठीक है ना, नर और मादा दोनों ही क्या होती है, वाहक होती है। ये ध्यान रखोगे। चलो अब है थैलेसीमिया। कौन सा रोग हो गया, थैलेसीमिया रोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोग है। ये भी अलिंग क्रोमोसोम से लगन अप्रभावी रोग है। दोनों जनकों के जीन में अप्रभावी जीन होने के कारण जनकों से संतति में वंशानुगत होता है। सेम टू सेम वही लाइन है। देखो, इस विकार में जीन में उत्परिवर्तन या विलोपन के कारण होता है। या तो इस विकार में दो चीजें मिलेगी, या तो क्या मिलेगा, उत्परिवर्तन मिलेगा, उत्परिवर्तन देखने को मिलेगा, या विलोपन हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसमें सीधा का सीधा हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। जैसे मान लो ये ग्लोबिन प्रोटीन है, ये वाला, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। अर्थात किसी एक श्रृंखला के संश्लेषण के अंदर में कमी आ जाती है। जैसे थैलेसीमिया दो प्रकार के होते हैं, एल्फा थैलेसीमिया। मैंने कहा था हीमोग्लोबिन चार श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, प्रोटीन की चार श्रृंखला, दो तो हो गई एल्फा, दो हो गई बीटा। अब मान लो एल्फा प्रोटीन बनाने वाले जीन में उत्परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो एल्फा थैलेसीमिया, क्योंकि एल्फा एल्फा जो प्रोटीन है ये नष्ट हो गया इसमें से। आगे बात समझे, एल्फा प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो इसमें इस हीमोग्लोबिन में एल्फा श्रृंखला प्रभावित होती है। इसका नियंत्रण गुणसूत्र 16 पर, ये ध्यान रखोगे, इसका नियंत्रण जो होता है वो गुणसूत्र 16 पर उपस्थित जीन HB1 HB2 के द्वारा होता है। ये ध्यान रखोगे। ठीक है, अगर मान लो बीटा श्रृंखला प्रभावित होती है, जैसे मान लो ये एल्फा, पहले एल्फा बता दी थी, ये अल्फा अगर बीटा प्रभावित होती है, यानी कि बीटा श्रृंखला में कमी आ जाती है, या बीटा श्रृंखला बनाने वाले जो प्रोटीन है वो गायब हो जाते हैं, जो जीन गायब, उसमें उत्परिवर्तन देखने को मिलता है, तब बीटा थैलेसीमिया रोग होता है। तो इसमें इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला प्रभावित होती है। ये भी गुणसूत्र नंबर 11 पर उपस्थित होता है, ये गुणसूत्र नंबर 16 पर उपस्थित होता है। दोनों ध्यान रखोगे। आगे बात समझो। ठीक है, अब देखो फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU इंपॉर्टेंट है भाई। PKU अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन जरूर पूछा जाएगा PKU। और याद आया, PKU किसका उदाहरण है, बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है या बहु प्रभाविता का। PKU जो है वो किसका है, बहु प्रभाविता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, बहु प्रभाविता का। ठीक है, जिसमें बहुत सारे एक ही जीन के द्वारा बहुत सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, बहु प्रभाविता कहलाती है। आगे बात समझते हैं, सेम टू सेम। देखो ये क्या है, अलिंगी क्रोमोसोम से लगन अप्रभावी रोग है। आगे बात समझते हैं, व्यक्ति के शरीर में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने वाला फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक का एंजाइम पाया जाता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे तो प्रत्येक चीज समझ में आ जाएगी। नर मादा, इसके पास में यहाँ एक जीन है, यहाँ जीन है, इसके पास में भी जीन है, यहाँ पर जीन है, और ये जो जीन है ये एक प्रोटीन बना रहा है, ये भी प्रोटीन बनाएगा जो इसके पास में है। और ये प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है, क्या नाम है, फिनाइल एलेनिन। देखो फिनाइल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक का एंजाइम ये इसके पास में है। ठीक है, अब सेम टू सेम ये तो नर हो गया, ये कौन होगी, मादा होगी। तो सेम टू सेम मादा के पास में भी ये मिलेगा। आगे बात समझ। अब जब तक
ये जीन ये बनाता रहेगा, तब तक हमारे शरीर के अंदर टायरोसिन है। क्या है? टायरोसिन अमीनो अम्ल है। यानी कि टायरोसिन सॉरी जब तक ये जीन ये एंजाइम बनता रहेगा, तब तक हमारे शरीर में जो दाल-वाल खाते हैं तो उसके कारण फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल बहुत सारे चले जाते हैं। तो इनका क्या होता है, इस फिनाइल एलेनिन एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन में बदल देता है। कौन बदलता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक का एंजाइम। आगे बात समझे? ये क्या करेगा? ये इस फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन में बदल देगा। किसमें बदल देगा? टायरोसिन अमीनो अम्ल के अंदर बदल देगा। ये ध्यान रखो। लेकिन अब क्या हो गई? इसके अंदर कमी आ गई। इस जीन के अंदर ही गड़बड़ हो गई। इस जीन के अंदर गड़बड़ हो गई तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा। यानी कौन सा नहीं बनेगा? कौन सा नहीं बनेगा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा। अब ये नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल टायरोसिन में बदलेगा क्या? नहीं बदल पाएगा। अब ये जब टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो सिंपल सीधी-सीधी भाषा के अंदर है कि रोग नया उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? बस यही तो है। ठीक है ना? तो यही तो चीज़ आपको समझना है। तो जब इसका निर्माण करने वाले जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है, तब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण शरीर और मस्तिष्क में फिनाइल एलेनिन एकत्रित हो जाता है। ये ध्यान रखोगे। तो अब फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल क्या हो जाएगा? एकत्रित हो जाएगा। एकत्रित होने के बाद में ये किस में बदल जाता है? फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। अब पायरुविक अम्ल में बदलेगा तो ये क्या करेगा? शरीर में बहुत सारे लक्षण उत्पन्न करेगा। जैसे शरीर और मानसिक दुर्बलता होना, शरीर में कमजोरी आ जाएगी, मस्तिष्क काम नहीं कर पाएगा, शरीर की त्वचा का क्या बदल जाएगा? रंग बदल जाता, बालों का कम हो जाता, बाल कम हो जाते और उनका क्या हो जाता है? रंग बदल जाते हैं। तो ये विशेष तौर से पॉइंट आप विशेष तौर से याद रखोगे। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलो। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि याद करो या मत करो, रहने देना भली। ठीक है? सिस्टिक फाइब्रोसिस 2 चीजें याद रख लो। इसमें एलिंग सेलगन अप्रभावी रोग होता है। म्यूकस बनाने वाले जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण म्यूकस का स्त्रावण कम हो जाता है। आगे बात समझो, ये सिंपल सा है। ठीक है? चलो। अब गुणसूत्रीय विकार। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखोगे। ये विकार गुणसूत्रों की अधिकता या कमी के कारण होते हैं। इन्हें निम्न भागों में विभक्त किया गया। सबसे पहला होता है असुगुणिता और बहुगुणिता। ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखोगे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन, क्रोमेटिड जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं या वो अलग नहीं हो पाते हैं, तो उनके कारण गुणसूत्र की अधिकता या कमी हो जाती है। तो कोशिका का विभाजन होता है, जैसे मान लो ये गुणसूत्र है, ये दोनों ये गुणसूत्र या तो अलग नहीं हो पाते, विसंयोजित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि गुणसूत्र में या तो अधिकता देखने को मिलेगी या फिर क्या कहोगे? कमी देखने को मिलेगी। उदाहरण देखो, 21वें गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से डाउन सिंड्रोम होता है। अगर 21वें गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन जो क्रोमेटिड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। 21वें गुणसूत्र क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। फिर एक्स गुणसूत्र की कमी से नारियों में कौन सा रोग होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना? बहुगुणिता क्या होती है? कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होने के कारण गुणसूत्रों का एक पूरा का पूरा समूह जो है वो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो ये बहुगुणिता देखने को उसे बहुगुणिता कहते हैं। ये अवस्था पौधों में पाई जाती है। अब देखो, एक गुणसूत्रता मोनोसोमी क्या होता है? एक गुणसूत्र की कमी होती है। द्विगुणसूत्रता का मतलब क्या होता है? 2 गुणसूत्रों की कमी होती है। एकाधिक सूत्रता का मतलब क्या होता है? ट्राइसोमी। ये ध्यान रखो कि ट्राइसोमी एक गुणसूत्र की अधिकता होना, और त्रि अधिक सूत्रता का मतलब क्या होता है? 2 गुणसूत्रों की अधिकता। टेट्रासोमी सॉरी, त्रिअधिक सूत्री नहीं, द्विअधिक सूत्री है यहाँ पर, द्विअधिक सूत्री है, सॉरी गलत शब्द क्या है ये? द्विअधिक सूत्री होगी, 2 गुणसूत्रों की अधिकता, और टेट्रासोमी के अंदर 3 गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है। ठीक है ना? चलो, आगे बात समझ में? ठीक है। अब है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम जो होते हैं, खोज लेगडन डाउन नामक के वैज्ञानिक ने 1866 के अंदर की थी। इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति कॉपी बन जाती है। ये 21वां गुणसूत्र है, ये 21वां गुणसूत्र, इसकी क्या बन जाती है? एक और फोटोकॉपी बन जाती है। आगे बात समझो, जिसे ट्राइसोमी कहते हैं। अब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है भाई? 21वां गुणसूत्र, मान लो किसी नर के अंदर 46 गुणसूत्र है, तो उसके अंदर 21वां जो गुणसूत्र है उसकी कितनी कॉपी बन जाती है? 2 2 तो पहले होती है और एक और बन जाती है, कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। तो ट्राइसोमी बोलेंगे इसको। ठीक है? मंगोलिज्म रोग भी कहते हैं। रोगी व्यक्ति का बौना होना, इसका मुख्य लक्षण क्या होता है कि रोगी व्यक्ति जो होगा वो बौना होगा, सिर उसका गोल होगा, मुंह खुला होगा, जीभ में खांच पाई जाती है। जीभ के अंदर क्या देखने को मिलेगा? जीभ जो है वो इस प्रकार की खांच वाली दिखने को मिलेगी। मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, आंखें तिरछी हो जाएगी। ठीक है? ये इस प्रकार के रोग। आपने वो नई फिल्म देखी होगी, अभी जो आमिर खान की नई फिल्म आई थी सितारे जमीन के ऊपर,
क्या ऐसी कुछ फिल्म है, वो सारी की सारी इसी सिंड्रोम के ऊपर बना रखी है, ठीक है। मानसिक विकास अवरुद्ध, आंखें तिरछी होना, हाथ का चौड़ा होना, गेरे टाइप अर्थात प्रोम, अरे यार ये गलत छपा हुआ है यहाँ पर आप लिख रहे हैं ना पोलम क्रीज होना, पोलम क्रीज है ये, पोलम क्रीज का होना। पोलम क्रीज का मतलब होता है जो हथेलियां होती है ना, वो मोटी मोटी अंगूठे जो मोटे मोटे टाइप के हो जाते हैं। मंद प्रेरक साइकोमोटर होना, मंद प्रेरक का मतलब क्या होता है, साइकोमोटर होता है, कहते हैं ना कि हम साइको है, ठीक है ना, उस टाइप का हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर आता है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। इस आनुवंशिक विकार में नर के एक्स गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है। इसमें क्या होता है, एक्स गुणसूत्र की फोटोकॉपी बन जाती है नर के अंदर गुणसूत्र के अंदर क्या होता है कि जो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, इस एक्स गुणसूत्र की एक फोटोकॉपी और बन जाती है, तो गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस एक्स एक्स और वाई हो जाती है। अब ये यहाँ पर देखो एक्स एक्स गुणसूत्र कौन से लक्षण को प्रकट करते हैं, ये मादा के लक्षण को प्रकट करते हैं, तो इसके अंदर इस नर के अंदर मादा वाले लक्षण आ जाते हैं, जिसके कारण कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः बांझ होते हैं, ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों में महिलाओं के समान लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे महिलाओं की तरह वक्ष का आकार बढ़ना, जिसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, ये ध्यान रखोगे। आगे बात समझो, ठीक है। और लास्ट आज का अंतिम है टर्नर सिंड्रोम। इस आनुवंशिक विकार में मादाओं में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। अब देखो मादाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो ये एक गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो 44 प्लस एक्स बचेगा, तो 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है, 45 हो जाती है। ऐसी नारी बांझ होती है जिसमें अंडाशय कैसे होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं हो पाता, ये टर्नर सिंड्रोम भी कंप्लीट हो गई। अब है बोर्ड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, देखो प्रश्न देखो। आनुवंशिक विकार जो एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है, एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त फोटोकॉपी बन जाती है, कौन से में होती है, तो बताओ, मैंने अभी बताया था एक्स क्रोमोसोम की फोटोकॉपी किसमें बनती है, डाउन सिंड्रोम के अंदर बनती है, तो याद रखोगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। आनुवंशिक विकार जो एक्स क्रोमोसोम के अभाव के कारण होता है, एक्स क्रोमोसोम के अभाव यानी कमी किसमें होती है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर कमी हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम के लक्षण लिखो, ये आ गया, ठीक है। असुगुणिता और डाउन सिंड्रोम दोनों को समझो, बहुगुणिता और टर्नर सिंड्रोम को समझो, ये 2025 का क्वेश्चन है, ये 2026 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलो आगे बात समझे, तो ये क्वेश्चन तो बोर्ड के। अब है नीट के क्वेश्चन, ये नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, 2026 के क्वेश्चन है, 2025 के क्वेश्चन भी, 2024 के क्वेश्चन भी, 2024 के क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चन में लेकर के आए। अभी भी टाइम लगेगा, क्लास बहुत बड़ी होगी, क्लास लगभग आपके 40-45 मिनट की क्लास होगी, और सबसे लंबी क्लास होगी, ठीक है। चलो हाँ, प्रश्न देखो, जब माता और पिता दोनों का रक्त समूह ए और बी के लिए विषम युग्मजीय है, देखो विषम युग्मजीय का मतलब क्या हो गया कि आई ए और आई ओ, आई बी और आई ओ, ये होता है विषम युग्मजीय, सम युग्मजीय नहीं है, विषम युग्मजीय है, ठीक है ना। तो ये हो गया पिता, पिता का ए है और माता का क्या है, बी है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया संतान में रक्त समूह ओ होने की प्रायिकता क्या होगी। अब संतान में जो रक्त समूह होगा वो कितने % होगा, तो निकाल के देख लो। इनका संकरण इनके साथ में करवाया तो क्या बनेगा, ए रक्त समूह आ जाएगा, ए बी रक्त समूह आ जाएगा। इनका संकरण इसके साथ में करवाया तो आई ए आई ओ बनेगा, जिसका रक्त समूह ए होगा, सॉरी, ठीक है। अब इनका संकरण इनके साथ में करवा दिया तो क्या बनेगा, आई बी आई ओ बनेगा, तो रक्त यहाँ पर कौन सा रक्त समूह आ जाएगा, बी हो जाएगा। इनका संग्रहण इसके साथ में करवाया तो हमने, तो क्या बन जाएगा, आई आई ओ हो जाएगा, तो यहाँ पर रक्त समूह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब 25% ये होंगे, 25% ये होंगे, 25% ये होंगे, 25% ये होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा, ठीक है, 25% आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है, अच्छी तरह से कर लोगे। जीन आर और वाई स्वतंत्र अफ्यून का अनुपालन करते हैं, यदि आर आर वाई वाला गोल पीले बीज व्युत्पन्न करता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई जुरीदार हरे बीज उत्पन्न करता है, तो F2PD का फिनोटाइप मैंने बताया था 9:3:3:1 हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुजनी विशेषकों की वंशागति का पैटर्न क्या, बहुजनी के अंदर जो पैटर्न था वो याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है ये नीट 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, केयर मेंडली वंशागति पैटर्न था, ये ध्यान रखोगे। ये अपने एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, तो लेकिन यहाँ दे रखा है। अब देखो ये प्रश्न अपनी एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। प्रश्न क्या है, एक पादप में बीज का काला रंग है, देखो बीज का काला रंग क्या है, दो दे रखे, एक तो दे रखा आपके कैपिटल बी, एक दे रखा कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों बीज के काले रंग को प्रदर्शित करते हैं। अब क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये कहां से आया, तो याद रखोगे ये F1PD में आ जाएगा, ठीक है, और ये जनक के रूप में होगा।
सफेद रंग बी। अब सफेद ये किस रंग को प्रदर्शित करता है? सफेद रंग को। किस रंग को प्रदर्शित करता है? सफेद रंग को। ये किस रंग को प्रदर्शित करते हैं? काले रंग को। अब ये प्रश्न पूछा है, प्रभावी है। काले बीज वाले पादप का जीन प्ररूप ज्ञात करने के लिए, देखो क्या ज्ञात करना? जीन प्ररूप ज्ञात करना। किसका? काले बीज वाले का। काले बीज वाले का इनका जीन प्ररूप ज्ञात करना हमें। आप उसका संकरण निम्नलिखित में से किस जीन प्ररूप के साथ में करवाएंगे? अब बताओ। ये मेंडल का कौन सा परीक्षार्थ संकरण, अगर आपने सही ढंग से पढ़ा तो उसका उदाहरण है। अब परीक्षार्थ संकरण में हमने तो यही तो चीज पढ़ा था कि हमें पता लगाना है कि कौन सा फिनोटाइप, कौन से शुद्ध लंबे पौधे का फिनोटाइप है, कौन सा वन्य पौधों का फिनोटाइप है। तो उस प्रकार यहाँ पर भी हम क्या ज्ञात करेंगे? जीन प्ररूप ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? जीन प्ररूप। तो इनका जीन प्ररूप ज्ञात करने के लिए हमें सीधा सीधा क्या करना है? F1PD में ये प्राप्त होते हैं, तो इनका संकरण इनके साथ में करवा दो। तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल बी का संकरण करवाओ। इनका संकरण करवाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? बी बी और बी बी। सॉरी, गलत कर दिया मैंने। हमें फिनोटाइप ज्ञात करना, किसका ज्ञात करना? फिनोटाइप, जीन प्ररूप ज्ञात करना काले रंग वालों का। ठीक है, तो हम लेते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। अब इसका इनके युग्मक बना लो। कैपिटल बी स्मॉल बी, इनके युग्मक बना लो। स्मॉल बी इनका संकलन करो। तो कैपिटल बी स्मॉल बी, इनका संकलन करो। कैपिटल बी स्मॉल बी, इनका संकलन करो। स्मॉल बी और इनका संकलन करवा दो। स्मॉल बी। अच्छा, तो ये आ गया ना कि इससे हमें पता चल जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो पौधे थे वो कैसे थे। तो आप कह दोगे कि ये पौधे जो थे वो काले बीज वाले थे। कैसे थे? काले बीज वाले थे। इनसे क्या पता चल जाएगा? जीन प्ररूप से। लेकिन अगर हम मान लो कि इससे इनका संकलन करवाते, सफेद रंग वाले और काले जो मतलब जनक के साथ में संकलन करवाते, कैपिटल बी के साथ में संकलन करवाते, जैसे मान लो इनके साथ में संकलन करवाया हमने, तो इनके साथ में संकलन करवाया, तो सीधी बात है इन दोनों के साथ में हमने संकलन करवाया, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें बी बी पी बी सारे के सारे ये प्राप्त होंगे, ये इस प्रकार के, यानी कि काले बीज वाले ही प्राप्त होंगे। लेकिन इसमें हमें किस चीज का पता नहीं चल पाएगा? हमें सफेद बीज वालों का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन इसमें हमें सफेद बीज वालों का भी पता चल रहा है और काले बीज वालों का भी पता चल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लो, बी आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 बी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रश्न देखो। 100 ये जो ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान से समझना है। ये यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो देखो, अब इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर एक चीज ध्यान रखोगे कि इन दोनों का जब हम संकलन करवाते हैं, जैसे मान लो कि इसका और इसका जब संकलन करवाया तो ये हमें ओ रक्त समूह प्राप्त हो रहा है। ओ रक्त समूह प्राप्त हो रहा है, तो ए क्या करेक्ट है? अब हम जब इसका और इसका संकलन करवाते हैं तो ओ रक्त समूह प्राप्त नहीं होता। इनका संकलन करवाते हैं तो वैसे ही ओ समूह प्राप्त नहीं होता है। इनका इन दोनों का संकलन करवाते हैं तो ओ समूह तो प्राप्त होता है, लेकिन इनके साथ में करवाते हैं तो ओ समूह प्राप्त नहीं होता। अब इन दोनों के साथ में रक्त, मान लो कि रक्त हम क्या करवाते हैं? इनका संकलन करवाते हैं तो रक्त समूह ओ प्राप्त नहीं होता है, सॉरी हो जाता है। लेकिन वापस इसके साथ में करवाते हैं, मान लो कि इसमें से दोनों में से किसी एक को रखा जाता है, इनको इसको रखा जाता है, तब वो रक्त समूह प्राप्त नहीं होता है। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा? केवल 4 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पर्सनल कंप्लीट और ये चैप्टर भी आपका पूरा का पूरा